हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इनवाइट करने का आरजू जी। और सर, जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे, तो आई होप कि ऐसा ऐसा करके वो जो आपकी ट्रैवलिंग की थकन है वो उतरेगी और उसके बाद जो है वो आप जो दोबारा से ताज़ादम होंगे कहीं और विजिट के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लग रहा था मुझे कि आपको काफ़ी थकावट है, लेकिन आज आप पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। और जाहिर है कि लोग इतना प्यार करते हैं, लोग मिलना चाहते हैं आपसे, तो अब उसमें थकन तो होगी आने जाने की और ये वहाँ तो पे लोगों है। से मिलने की। अब मुझे वैसे पहले पाकिस्तान, फिर इंडिया, अब मुझे कनाडा बुला रहे हैं। तो 23 अगस्त को मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। द फर्स्ट कनेडियन लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे मुझे बुला रहे हैं। तो अब जाना ही पड़ेगा। जब तक अब ये चल रही है गाड़ी तो चलनी चाहिए। तो इसमें थकान भी बड़ी है, एग्जॉस्शन हो जाती है, लेकिन जाहिर है इसमें एक नशा भी है जो चढ़ जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी ट्रैवलिंग करते हैं और लोगों से मिलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे मिलना यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है, और उनकी बड़ी बड़ी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि वो इतना ख्याल करते हैं मेरा। बहुत मेहरबानी है उनकी। हर जगह पे मैंने बिल्कुल, लोगों को अच्छा ही पाया है। हाँ। बिल्कुल सिर ऐसा ही है फेरे सर। सिर जी। फेरे तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज पीपल आर बैलेंस, और वो बात सुनते भी हाँ, हैं। तो ये बड़ी बात है। हम्म। बिल्कुल ऐसा है। और सर, आज 1 अगस्त है और अगस्त का मंथ आपको पता है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए। 14 अगस्त भी आती है, 15 अगस्त भी आती है। खैर, उस पर तो हमने पहले भी बात की है, पार्टीशन पे, कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर, पार्टीशन के बाद जो ये पाकिस्तान जब बना दिया गया, जो कि हम अक्सर कहते नहीं हम आज़ाद हुए थे, जबकि हम आज़ाद तो नहीं हुए थे, हमें हमें तो क्रिएट किया गया था। तो आपके ख्याल से 76 ईयर्स पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, या पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन्होंने क्या अचीव किया, और हम इस बात से बाहर क्यों नहीं निकल पाए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। देखिए, जिस बुनियाद पे मुल्क को तोड़ा गया था वो तो यही था ना, कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक एक मुल्क में रहना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिविल वॉर हो जाएगी और बहुत खून खराबा होगा, और ये है और वो है। तो इसलिए इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए उनको एक अलग मुल्क चाहिए। ये आर्गुमेंट जो थी कभी कामयाब ना होती अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू ना होती, और इंडियन नेशनल कांग्रेस फैसला ना करती कि वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। जब उन्होंने साथ ना देने का फैसला किया तो उन्हें ज़रूरत थी हिंदुस्तान में अपना काबू रखने के लिए, तो वो फिर जिन्ना साहब ने अपनी सर्विसेज ऑफर की और कहा कि हम आपकी मदद करते हैं। जंग के बाद हमें सेल्फ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। अंग्रेज़ों ने उसका कोई पूरा कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन लॉर्ड लिनलिथ को, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा कि भाई फिर आप कोई कॉन्क्रीट चीज़ मांगे ना, क्या आप चाहते हैं। उसके बाद ये 23 अगस्त वाला 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन आया। उससे पहले जिन्ना साहब ने टू नेशन थियरी, जो अ, दोनों हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से इस पे बात होती, उसको ऑफिशियल डिमांड बना लिया ना मुस्लिम लीग का। तो मैं कहता हूँ दैट इज द फाउंडेशनल स्पीच ऑन विच पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। तो जिन्ना साहब की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान बनाने में, वो अ, किसी और ने वो सर्विसेज नहीं दी जो जिन्ना साहब की स्पीच ने। और उसके बाद 7 साल उन्होंने इसी को दोहराया, और आर्गुमेंट्स थे। चलो, पाकिस्तान गया बन, मान लिया। मुसलमानों को एक मुल्क चाहिए था, बन गया। उसमें माइनॉरिटीज भी थी। जिन्ना साहब ने बार बार कहा कि हम उनको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। दोनों जगह पे माइनॉरिटीज को हमने बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। जिन्ना साहब की जिंदगी के अंदर ही जो 21% हिंदू सिख वेस्ट पाकिस्तान में होने चाहिए थे, वो सब भाग गए, क्योंकि उन पर इतने हमले हुए
कि उनको जान बचाने के लिए इंडिया में पनाह लेनी पड़ी। इसके बरक्स 23-35 मिलियन जो मुसलमान इंडिया में हम छोड़ आए थे, उनको कांग्रेस की हुकूमतों ने प्रोटेक्शन दी और आज वो वहाँ ही हैं। 9.8% से वो 14.2%, अब तो कुछ लोग कहते हैं 15% हो चुके हैं। चलो, ये भी हो गया। अब बात ये है कि पाकिस्तान ने क्या उसके बाद अचीव किया। देखें, ये वो ज़माना है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई थी और नाज़ी जर्मनी और इटली और जापान का को शिकस्त हो चुकी थी। लेकिन रूस की और अमेरिका की, सोवियत यूनियन की और यूएसए की एक कोल्ड वॉर शुरू हुई, जिसमें कोल्ड वॉर में दोनों तरफ से कोशिश थी कि ये जो नए आज़ाद मुल्क हैं ना अफ्रीका और एशिया के, वो या सोवियत इन्फ्लुएंस में आ जाएं या वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आ जाएं। इसमें पाकिस्तान ने बल्कि जिन्ना साहब ने 1946, बल्कि कुछ लोग 1945 का भी एविडेंस देते हैं, लेकिन 46 में मिस्टर इस्फहानी, ये जो है ना आजकल हुसैन हकानी, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर, उनकी जो वाइफ है, ये उनके दादा की बात हो रही है, मिस्टर इस्फहानी। उनको भेजा अमेरिकन को ये कह के कि आप हिंदुस्तान की आज़ादी की तो बात करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को क्यों अपोज करते हैं? हम जो हैं, क्योंकि हम एक मुस्लिम नेशन है बनेंगे, तो सोवियत यूनियन जो एक एथिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा आपका सर्विस देंगे। और मिडल ईस्ट में जहाँ पे आपका ऑयल का इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है आपकी वहाँ भी मदद करेगी। तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पहले से ही इस तरह बनाई कि दुनिया की कोल्ड वॉर में पाकिस्तान को एक रेंटियर स्टेट, कि आप हमें रेंट देते जाएं, मतलब इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड देते जाएं, और हमारी सर्विसेज सोवियत यूनियन के खिलाफ और मिडल ईस्ट ऑयल में आपकी मदद के लिए तैयार हैं हम। तो ये बनी पाकिस्तान की एज अ एज अ जब ये आज़ाद अगर कहें इन्हें, वैसे तो ये देवर कॉल्ड इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, और पाकिस्तान 1956 तक एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक 23 मार्च 1956 को बना। तब तक हम ब्रिटिश डोमिनियन ही थे, इंडिपेंडेंट ओनली इन वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये कोल्ड वॉर का दौर था और इंडिया ने अपनी नॉन अलाइन मूवमेंट रखी थी कि अभी ना हमने सोवियत ब्लॉक का हिस्सा बनना है, ना हमने अमेरिकन ब्लॉक का बनना है, बल्कि हमने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखनी है, जिसकी बेसिक नॉन अलाइन पॉलिसी होगी कि हम अमन की बात करेंगे। सो वी विल बी सपोर्टिंग पीस इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से अमेरिका से भी उनको एड मिली और सोवियत यूनियन से भी। सोवियत यूनियन की एड का बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान की जो कोशिश थी ना कि एक इंडस्ट्रियल बेस बना सकें, उसमें सोवियत यूनियन ने बहुत मदद की। अमेरिकन मदद और किस्म की आई, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया में सोवियत यूनियन की जो मदद थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट साबित हुई। पाकिस्तान को भी सोवियत यूनियन ने ऑफर किया था कि हम स्टील मिल लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि वेस्ट की तरफ झुक रहा था और यहाँ पे जो एक इंडस्ट्रियल फैमिली थी, वजीर अली इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका से फिर वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हमें मदद की गई। PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी, जिन्होंने हैवी इंडस्ट्री की तरफ रुख नहीं किया बल्कि लाइट इंडस्ट्री लगाई, यानी कंज्यूमर चीज़ें बनाने के लिए, टूथपेस्ट, कपड़ा, टेक्सटाइल, ये वो, उसमें मदद मिली और पाकिस्तान ने एक्चुअली तरक्की भी की। एक एक दो और चीज़ें बता दूं, यानी कि पाकिस्तान में जो हमारा लेफ्ट है ना, वो एक हद तक उनके पास कोई और कुछ करने को है नहीं, तो वो लेफ्ट और राइट जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट को बुरा कहना और जो सिविलियन हुकूमत है उनको
समझे अच्छा ही कहना वाली सियासत करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब अयूब खान साहब ने 58 में मिलिट्री हुकूमत कायम की, तो थी वो डिक्टेटरशिप, लेकिन उन्होंने 2-3 बहुत बड़े कमाल किए। उन्होंने पहला लैंड रिफॉर्म किया, उससे पहले लैंड रिफॉर्म को ना जिन्ना साहब ने सपोर्ट किया, ना लियाकत अली खान ने, बल्कि फतवे ले लिए उलमा से कि इस्लाम के अंदर लैंड रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि मुसलमानों में एक और भी ट्रेडिशन थी। वो जो सहाबी थे गफारी, अंसार से थे, उनका तो ये था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ये है वो है। और हज़रत उमर की एक रूलिंग थी कि जो सीरिया में हमने ज़मीनें कैप्चर की हैं उनको अरब प्रॉपर्टी ना बनाई जाए, बिकॉज वी डोंट वांट फ्यूडलिज्म। तो आप एक आर्गुमेंट ये थी कि लैंड रिफॉर्म इज अ जायज़ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। लेकिन नवाबजादा लियाकत अली खान ने फतवा लिया मौलवियों से कि लैंड रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अयूब खान ने लैंड रिफॉर्म की है, सीलिंग बहुत बड़ी थी, 500 एकर्स इरिगेटेड, 1000 अनइरिगेटेड, लेकिन लैंड रिफॉर्म हुए। ओके। अच्छा। बिल्कुल, जी। अच्छा, एक और बात सुने। जो आज मुझे बल्कि मेरे किसी के घर गया हुआ था, मेरे पास एक स्टैम्प मिला है मुझे, पाकिस्तान का 1960s का, जिसमें पाकिस्तान ने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इख्तियार की थी और उसमें कहा गया था कि 2 चिल्ड्रन आर द बेस्ट फॉर अ फैमिली। ये भी अयूब खान के दौर में, और मुझे याद है बड़े-बड़े पोस्टर होते थे और डिपार्टमेंट बना था फैमिली प्लानिंग का कि आप फैमिलीज़ प्लान करें, 2 बच्चे वुड बी द आइडियल। और स्टेट की तरफ से मदद भी मिलती थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में और बाकी चीज़ों में, फैमिली को चलाने के लिए। थर्ड तो मैंने बार-बार आपको बताया है, जो मुस्लिम फैमिली लॉ उन्होंने चेंज की। लड़कियों की एज का कोई लिमिट नहीं था, 16 साल बना दी गई, जो अब शायद 18 बन गई है, व्हिच इज़ वेरी गुड। अ, ये जो 3 तलाक वाला सिस्टम था, उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की बाय मेकिंग इट कि अगर आप अपनी बीवी के होते हुए दूसरी बीवी ला रहे हैं, तो पहली बीवी की रज़ामंदी होनी चाहिए, और ये पहले। और तलाक अगर आपने अपनी बीवी को देनी है, तो ये यूनियन काउंसिल में केस रजिस्टर होगा, जहाँ पे यूनियन काउंसिल की लोग बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि भई फैमिली के ब्रेकअप ना हो। और तीसरी जो उन्होंने की थी वो यही थी कि यतीम जो हो जाते हैं ना, दादा की प्रॉपर्टी से औलाद ना सुन्नियों में ना शियों में मिलती थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद जो है वो कमज़ोर का साथ देना है, तो ये गलत लॉ है। क्योंकि ये लॉ बाद में बनी थी ना, हनफी और जाफरी जो भी लॉ है, वो चेंज कर दी। वो आज तक चल रही है पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ। तो अयूब खान का वो दौर जो है, अगर आप हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखें 5.3%, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से गुस्टाव पेपनेक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इज एन आइडियल केस ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, यानी वेस्ट की कोशिश थी कि पाकिस्तान एक कामयाब कैपिटलिस्ट मुल्क बने, जैसे बाद में उन्होंने साउथ कोरिया, ताइवान और इनको कामयाब किया, सिंगापुर को। मगर इट स्टार्टेड विद पाकिस्तान। लेकिन पंगा क्या हमने ले लिया, पहले कश्मीर में 47-48 में मैंने बता चुका हूँ तब लिया था, अब 65 में एक और जंग शुरू कर दी। 3 बंदे इन्वॉल्व थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी क्या नाम था उनका, अहमद अजीज़ अहमद, और मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक। इन तीनों ने एक प्लान बनाई, उसके 2 पोर्शंस थे, जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ग्रैंड स्लैम। वो नाकाम हो गया। मैंने पूरी अपनी जो किताब है ना, पाकिस्तान गैरजन स्टेट, सब डिटेल्स दे दी, और भी भाई बहुत किताबों में ये सब जिक्र आ गया है। हाँ जी। तो जी, उसके बिल्कुल। बाद पाकिस्तान ने कभी दोबारा अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि जंगों की तरफ, और इंडिया के साथ वो क्या कहते हैं, मिलिट्री कंपटीशन में आ गए। 71 वॉर हुई, उसमें हमने इस पाकिस्तान को खुद ही अपने हाथों से जाने दिया, बिकॉज द बंगालीज टर्न्ड अगेंस्ट यू। और उसके बाद हमने वो इस्लामिक
एक्सट्रीमिज़्म को अपना एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया, जो जिसकी वजह से हमें बहुत डॉलर आए अफ़गान जिहाद के दौरान, लेकिन हमारी सोसाइटी का सत्यानाश हो गया। मुझे याद है उससे पहले जब मुहर्रम का होता था तो जो शिया हैं वो मातम करते थे, जो सुन्नी हैं वो सबीलें लगाते थे और सब बड़े अमन और एहतराम से होता था। अब आपको पता है क्या होता है मुहर्रम के दौरान, क्यों जी? वो बिल्कुल। सारे कितनी एक्सट्रीमिज़्म आ जाती है और बल्कि ये भी कहना चाहिए कि जो एक मातमी तरीका भी था, वो अब ज़्यादा वहशी तरीका हो गया, मैंने नोट हुँ, किया है। वहशत की तरफ आ गए हैं और जो उनके अपोनेंट हैं, वो इन पे हमले करने के लिए तैयार हैं। तो एक्सट्रीमिज़्म पाकिस्तान ने खुद ही अपने स्टेट में प्रोड्यूस की। रिज़ल्ट क्या निकला? सोसाइटी के अंदर जो था ना एक दूसरे का एहतराम, वो ख़त्म हो गया। हाँ जी। बिल्कुल और ऐसा ही है। जी। और इंडिया के खिलाफ तो पहले से हम एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदुस्तान जो पॉलिसीज़ थी, वो जंगी जुनून में ग़ज़वा-ए हिंद और पता नहीं क्या-क्या नॉनसेंस बातें हमारे शुरू हो गई। नेट रिज़ल्ट ये है कि कुछ ना कश्मीर का मिला, ना सियाचिन में कुछ मिला। हुँ, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथों से निकल गया। और क्या हमने कोई जमहूरियत बना ली? आई एम सॉरी, नो। क्या हमने एक कामयाब इस्लामिक रियासत बना ली? आई एम सॉरी, नो। क्या हमने एक कामयाब पॉलिटिकल सिस्टम बनाया? आई एम सॉरी, नो। क्या हमने हिंदुस्तान से बेहतर इकोनॉमी जिसके चांस बन रहे थे, उसको कायम रखा? द आंसर इज़ आई एम सॉरी, नो। आज जो हाल है, आप तो इस्लामाबाद में रहती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं 9 हफ्ते में आई हैव कम बैक डीपली शॉक्ड। इकोनॉमी का बुरा हाल है, नौकरियाँ मिल नहीं रही लोगों को। इंडिया में मैंने जाके देखा है उनकी आईटी इंडस्ट्री और आईटी का बार-बार मैं ज़िक्र करता हूँ, हुँ, हर किस्म की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स वो दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं। अब वो ये जो है चिप्स बनाने वाली जो है, हुँ, सेमीकंडक्टर के अंदर इन अ बिग वे आ गए हैं। सो इंडिया जो भी है अपना डायरेक्शन सही है। हमने सारे डायरेक्शन जो है ना गलत रखे और 19 अब 75 76वीं जो होगी पार्टीशन की जो है उसमें है कि पाकिस्तान ने ज़ीरो अचीवमेंट की है। मैंने तो ये देखा है। हमारी बिल्कुल मिडल ऐसा। लेकिन सर हम कुछ सीखने के लिए आपको लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ना तो सर सिविलियन गवर्नमेंट कुछ सँभाल पाती है और जब डिक्टेटरशिप आती है तो वो भी ऐसा लगता है कि कुछ भी सँभाल नहीं पा रहे, ख़ास तौर पे इकोनॉमी। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और यहाँ बैठ के एक ऑप्टिमिज़्म की बात करना इर्रेस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि अगर इनके पास अकल हो, तो ये अपने नॉर्मल बातें करनी शुरू कर दें ना। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड की हुँ, रिज़म्पशन इज़ अ बेसिक आई थिंक रिक्वायरमेंट वो शुरू करें। पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ़ मिले। हाँ जी, गुड्स जो हैं वो बिल्कुल। सस्ती आएँ, हम भी अपनी चीज़ें यहाँ मार्केट हुँ, करें इंडिया में। ट्रेड के साथ-साथ जो है ना नफ़रतें वो हमेशा ख़त्म हो जाती हैं हुँ, या वो नफ़रतें चाहे रहें भी तो वो साइड पे आ जाती हैं और मुल्क अपने इंटरेस्ट में ग्रो करते हैं प्रॉस्पेरिटी। अब इन पाकिस्तान अगर ये करने को तैयार नहीं, तो मुझे लगता है इंडिया भी कोई पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अब वो जो था ना एक दौर में कि लेट्स गो टुगेदर, दे डोंट हुँ, थिंक इन दैट वे। वो कहते हैं नहीं ते ना सही, करो फिर हुण तुसी हुँ। जो मर्ज़ी। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सर वो तो जान छुड़ाते हैं, वो तो कहते हैं भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, हाँ, भारत में हाँ। कई लोग ऐसे हैं जिनसे बात होती है, वो कहते हैं हमें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, अच्छा ना बुरा, जी, जी। पाकिस्तान के साथ। ख़ैर ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आप नेबर्स हों तो ये कि नहीं आप कह सकते कि ताल्लुक कोई नहीं होगा। ताल्लुक नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है, बेहतर हो जाए तो और भी बेहतर है। तो ये कोई बिल्कुल। आर्गुमेंट नहीं है कि हुँ, हमने बिल्कुल नहीं करना, लेकिन वो आ गए हैं तंग। हुँ, उन्होंने कई कोशिशें की हैं अंडर द डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसके मुताबिक ऑल मेंबर्स को आपको देना चाहिए मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेबर्स को तो खास तौर पे अमलन ये हो जाता है। वो इंडिया ने हमें दे भी दिया, वी रिफ्यूज्ड हुँ, और बाद में हमने ट्रेड बंद कर दी। और हुँ, ये वही इमरान खान है, मुझे याद है 2004 में
जब ये पैसे रेज़ कर रहे थे कराची में कैंसर अस्पताल के लिए, मैंने अपने कानों से, अपने आँखों से देखा कहते हुए कि एक कैंसर की पिल है जो इंडिया से ₹52 की मिलती है और वेस्ट से हम 161 की लेते हैं, तो हम क्यों इंडिया से ना लें? अब जबकि ये ट्रेड वाली बात हुई और बाजवा ने कह दिया था कि येस वी विल रिज़्यूम ट्रेड, तो इन्होंने और इन्होंने मिनिस्टर्स ने उसके ऊपर ओवररूल कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी और ये तो मालदार लोग हैं यार, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िम्मेदार हैं, बड़े हैं, बिल्कुल। पीरी-फ़कीरी से पैसा आ जाता है, हुँ, पता नहीं क्या कहाँ से इनके सोर्सेज़ हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हुँ, पढ़े-लिखे लोग हैं। यू टॉक टू शाह महमूद कुरैशी, ही इज़ नॉट अ फूल। और वो जो जितने हैं प्राइवेटली दे आर एजुकेटेड, किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन लेकिन जी, एज़ अ कलेक्टिव इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। और दुनिया को कहना हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये अब वो क्या कहते हैं द वुल्फ इज़ कमिंग, द वुल्फ इज़ कमिंग, द वुल्फ इज़ कमिंग। हुँ, नाउ पीपल से लेट वी डोंट सी द वुल्फ। भई है हुँ, तो क्या कर लोगे? हुँ, किस पे चला दोगे? इंडिया पे चला दोगे? तो वो आप पे चला देंगे यार, ये क्या बात हुई? आप बिल्कुल। अमेरिका पे चला देंगे, तो बजाय जब तक आप चलाएँगे वो आपको तबाह कर देंगे। I don't understand what is the nuclear weapon going to do great for us, which we हुँ, have not been able to do in 75 years. हुँ, सिवाय ये कि हमने अपनी वो अस्पतालों को महरूम रखा, हमने अपनी एजुकेशन को बिल्कुल नाक़िस किस्म की एजुकेशन जिसमें ठोस दिया आइडियोलॉजी, हाँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुरान शरीफ को पढ़ो। मैं कहता हूँ कुरान शरीफ को दिल से पढ़ने वालों को कोई ज़रूरत नहीं है, वो इम्तिहान पास करते फिरें। हाँ जी, मगर इम्तिहान में अगर आप ले आएँगे, तो लोग वही चीट करेंगे, फटो वो हाथ पे लिख के ले जाएँगे जो कि हुँ। होता है मुझे तो पता है, होता है सर, होता है बिल्कुल। उसमें कोई एहतराम ना कुरान शरीफ का है, ना हदीस का है, वो सिर्फ़ इम्तिहान पास करना है। तो सर मैं ये सारी जी, पॉलिसीज़ जो है ना, व्हाट इज़ लैकिंग इज़ ए विज़न। हुँ, What do they want to do with Pakistan? I have no clue. Jinnah had no clue. He was the most effective आप कह सकते हैं लॉयर टू डिफेंड दैट केस और उन्होंने जीत भी लिया। बट केस तो जीत लिया और बाद में वो केस क्या था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हुँ, ओके, 1/3 यू लेफ्ट इन इंडिया तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर आप सारे मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते तो पाकिस्तान तो बहुत तरक्की करता। आपके बहुत। अपने बंगालियों ने हुँ, आपसे अलग अलग हुँ, रास्ता इख्तियार कर लिया और अब सुने बलोच कहते हैं, उनकी कोई प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया गई हुई है, कह रही है कि हमें इंडिया की मदद चाहिए आज़ाद होने में, ये वो। इफ दैट इज़ ट्रू, देन आई डोंट नो वेयर ऑल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। हैव यू हर्ड दैट? सर वो ख़ैर उसपे तो सर वो अजीब ही मुझे लगती है बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ये तो कुछ नहीं, बिल्कुल ही वो अलग मेरा है। मतलब है एक सेंसेशन है। मैंने वो शैला खान से उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा बात सुनो, इस तरह तो कई एग्ज़ाइल में हुकूमतें बनती हैं। हाँ, इंडिया हैज़ नहीं नो उसकी बॉर्डर। कोई अहमियत नहीं है। India has no border with हाँ, Afghanistan, so they can't help. So it's a नहीं, नहीं। non-starter. हाँ, हाँ। सर वो तो ऐसे ही है, कोई भी क्लेम कर दे, मैं कह दूँ मैं दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर हूँ, यहाँ बैठ के, क्योंकि वो मेरी मदर वहाँ से आई थी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे मैं ही है। भी वहाँ का क्लेम कर दूँ। तो वो तो ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि ये कुछ आगे कर पाते हैं या नहीं क्योंकि अब लग यही रहा है कि मज़ीद कोई क आईएमएफ ख़ास तौर पे इनको मज़ीद पैसा नहीं देगा। तो अब ये किस तरह चलते हैं। मगर एक चीज़ सर ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि ये शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और जितने लोगों की आपने एग्ज़ाम्पल्स दी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तालीम ने सर इनका बिगाड़ा कुछ नहीं है। ये हमने मतलब वो तालीम है ने कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं सीखा इन्होंने और ये हुँ। जिस तरह की बातें करते हैं और अभी तक जो ये अपने इन्होंने वो बना रखा है शाह महमूद कुरैशी साहब जहाँ पे वो दुआएं और फूके कर रहे होते हैं और बाल तक काट रहे होते हैं वो वीडियोस भी मौजूद हैं तो इनको इसका मतलब है कि एजुकेशन ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो ये इसी माल किस्म के जहाँ लोग से आता है वो ठीक है, वो ये सब गुर जानते हैं, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है ना? तो ये मसला तो, है। तो सर लोग भी तो इसी माइंड सेट के हैं ना वरना अगर लोग ऐसे ना होते तो इनकी दुकान ना चलती बिल्कुल ऐसा ही ये भी सही है, क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया यू आर थैंक यू सो वेलकम जी, मच ऑल थैंक द बेस्ट, ऑल द थैंक बेस्ट। बहुत क्रिस्प और ठीक-ठाक होता है, फोकस्ड, बिल्कुल ऑलवेज़ बिल्कुल फोकस्ड।
द इंडियंस कीप ऑन टेलिंग मी आरज़ू इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ शैला, क्योंकि शैला भी वो फ़ोकस्ड आर्ग्यू करती है, कई तो मुझे तंग कर देते हैं, मैंने पूरा जवाब दिया है,